तेजस्वी सूर्या जी, आप मैडम एक मिनट। मैडम इसी से हम एसोसिएट करते हैं। और 30 सेकेंड मैडम, a state should be secular in nature, Yes. but through this 4% Muslim reservation, Yes. the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam. Yes. And a secular state cannot take such measures. Madam, इतना ही नहीं, मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। दिस शुड बी रोल्ड बैक। इसके खिलाफ कानून लेकर आना है मैडम। माननीय सदस्य एडवोकेट फ्रांसिस जी, आप शांत करिए, मैं फ्रांसिस को बुलाऊंगा। सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति महोदय, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस इशू कि आज देश के क्या विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरी दुनिया के सामने हर देश के हर राज्यों में कहीं न कहीं उस जल के संकट से विश्व जूझ रहा है। आज वहीं भारत सरकार में 2025-26 के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को, जब महाकुंभ के उस 66 करोड़ लोगों के समागम के अवसर पर नदियों के महत्व को, नदियों के एक उत्सव के रूप में, और जिस तरह से वहां से एक स्पिरिचुअल पावर जिसमें पूरी देश नहीं दुनिया के 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक शक्ति है और शायद पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। और मैं कह सकता हूं कि जल, ये सभी चाहे सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, ये मानते हैं कि जल ही जीवन है। लेकिन आज अब जल ही जीवन नहीं रह गया। जहां जल जीवन है वहीं जल ही विकास है। अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उस जल के महत्व को देखते हुए, जब जल की कितनी आवश्यकता है लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ जल लोगों को मिले हर घर में, हर व्यक्ति को, ये देश इस बात का गवाह रहा है कि हर राज्यों में कहीं न कहीं जल का संकट रहा है। चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम अभी मिथिला के हमारे साथी सब बैठे हैं, मिथिला के 22 जिले ऐसे हैं कि 6 महीने वहां पे सूखा रहता है और 6 महीने बाढ़ रहता है। यही उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां, चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और खीरी, लखीमपुर, पीलीभीत, हमेशा जो नेपाल की फुटहिल्स पे है उसमें बाढ़ आता रहता है। और गुजरात हो, राजस्थान हो, अभी आज 0 आवर में हमारे माननीय एक सदस्य कह रहे थे कि जिस तरीके से वहां पे ईस्टर्न राजस्थान कॉरिडोर की बात हो रही, जिसमें काफी जिले आते हैं। हाँ वही, अरे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, जिसके जिले भी बता दूं, झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भारतपुर, धौलपुर है। 40,000 करोड़ की परियोजना है। आप इतने दिन सरकार में रहे, इतने जनपद पानी से जूझते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी यह परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। निश्चित तौर से यह परियोजना आज स्वीकृत हो रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के इतने जनपद के संकट हो, और आप बोलेंगे। और मैं कहता हूं कि चाहे राजस्थान की बात आपने कही, गुजरात भी, जब आज प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय गुजरात में बड़े से इलाकों में पानी के लिए संघर्ष होता था। सौराष्ट्र का हो इलाका, जिसमें मेहसाना रहा हो, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पठान, बनासकाठा, साबरकाठा, गांधीनगर, ये सारे इलाकों में, और आप गवाह होंगे कि हम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के लोग गर्मियों में पलायन करते थे, गुजरात के लोग पलायन करते थे। भरतपुर हो, पूरा आगरा से लेकर के यूपी में लोग आते थे अपने जानवर ऊंट को लेकर के, ऊंट के लिए पानी नहीं रहता था। ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आज उस पानी का कितना महत्व है, और क्यों ना हो। आखिर भारत की आबादी दुनिया की 18%, पूरे विश्व की जनसंख्या की आबादी 18% है। लेकिन आज भारत में 18% आबादी के लिए जो विश्व का
एक स्वच्छ जल है वो मात्र 4% उपलब्ध है। तो स्वाभाविक है कि भारत के सामने भी जल का संकट है। और जब 18% विश्व की पॉपुलेशन के सामने केवल 4% पानी उपलब्ध है, ऐसी परिस्थितियों में आखिर कहां से पानी का इंतजाम होगा। पहली बार आपने देखा कि जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, क्योंकि जब वो गुजरात में थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले देश में पहला राज्य था कि जिसने अपने उस 11 जिलों के लिए राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जोनगर, जहां पे पानी का संकट पूरे साल रहता था, उन्होंने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण योजना, सौनी योजना 12,166 करोड़ की स्वीकृत करके बनाई। आज गुजरात का वो इलाका न केवल खुशहाल हो रहा है, केवल फसल नहीं हो रहा, बल्कि गुजरात आज एक गुजरात विकास के नाम पे मॉडल भी हो रहा है। तो जिस तरह से सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण का उन्होंने उस योजना को स्वीकृत किया, फिर एक सुजलाम सुफलाम योजना जिसका इनिशियल एलोकेशन 6,237 करोड़, जिसमें मेहसाना, पठन, बनासकाठा, साबरकाठी, गांधीनगर, इसको सुजलाम सुफलाम योजना से जोड़ करके इन जिलों को पानी उपलब्ध कराया। फिर सरदार सरोवर परियोजना में 52,600 करोड़ किया, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को साकार करके एक तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में जल क्रांति करने का काम किया था। और आज वहां जहां सूखा रहता था, आज वहां के खेत लहलहा रहे हैं, उद्योग फल फूल रहे हैं और हर घर में जल पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि उनका वो संकल्प है मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका था, तो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, आखिर देश की आजादी के बाद कौन सा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, महिलाएं दूर पानी लेने जाती थी, आदिवासी इलाका हो, कई कई मील दूर पानी लोग लेने जाते थे, राजस्थान हो, बिहार हो या झारखंड हो या देश के हिस्सों में, लोगों के गांव में पानी उपलब्ध नहीं रहता था, लोगों को घरों में पानी तो कल्पना नहीं थी। और आज इसीलिए इस जल शक्ति मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इन्होंने जो अभी तक एक तरह से अलग अलग मंत्रालय था, पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार में एक वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट का एक मंत्रालय था, एक गंगा रिजुविनेशन का जिसपे कितना काम हो रहा था, और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का, लेकिन कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था और कोई एक सम्यक रूप से काम नहीं था। देश के घरों में नल से जल की तो कल्पना छोड़िए, लोग इंडिया मार्क II हैंडपंप के लिए तरसते थे। तो इन सारे मंत्रालयों को एकत्र करके उन्होंने 2019 में फैसला किया कि हम इन मंत्रालयों के एकीकरण से, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, इरिगेशन हो, रिवर रिजुविनेशन हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, फ्लड मैनेजमेंट हो, इस सब के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम किया है और आज उसके परिणाम आ रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें एक जल जीवन मिशन की योजना शुरू हुई, दूसरी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हुई, नमामि गंगे हुई और अटल भूजल योजना हुई। सभापति, मैं आपके महोदय से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रायः किसी भी मंत्रालय का आप बजट देखिए तो मंत्रालयों के बजट में 10%, 12%, 15%, 20% तक का इजाफा पिछले सालों का होता है। तो ये प्रायः सेट है कि हमारी सरकार भी, लेकिन आज हमारे लिए जल ही जीवन है, हर घर में लोगों को नल से जल पहुंचाना है। इसलिए जल शक्ति मंत्रालय के लिए 2025-26 में जो बजट का आवंटन किया है हमारी सरकार ने, वो 99,503 करोड़ का किया है और ये 99,503 करोड़ 25-26 के लिए है। लेकिन अगर हम 24-25 की तुलना करें तो 24-25 में 51,558 करोड़ था। 93% हमने इस मंत्रालय के बजट को इंक्रीज किया है लोकेशन में। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व अद्वितीय वृद्धि है जो सरकार के उस जल को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए दर्शाती है कि निश्चित तौर। और जल जीवन मिशन जिसमें हमने तय किया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के हर गांव के हर घर में टेप वाटर, ये कभी कल्पना थी। आजादी के बाद सरकार हर गांव में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हो, चाहे झारखंड का आदिवासी इलाका हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका हो, साउथ या हमारा हो साउथ इंडिया का, उन सारे देश के सभी राज्यों में, सभी राज्यों के हर घर को नल से जल पहुंचाने के लिए
हमने इस बार हमारे मंत्रालय ने, मैं बधाई देना चाहता हूं, 67,000 करोड़ इस बार का बजट एलोकेट किया गया है, बजट का आवंटन है। और कल्पना आप करेंगे सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, न केवल यहां बैठे हुए साथियों को बल्कि पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हर घर के लोगों को जल नल से मिले, ये केवल संकल्प नहीं, इसको क्रियान्वित करने के लिए पिछले साल की तुलना में हमने 190% हमने बजट को इंक्रीज किया है, जिससे कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे जगह पे हर घर को नल पहुंच गए। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, जिसमें कृषि सिंचाई योजना के सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने इसमें 8,260 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, 25% पिछले साल की तुलना में हमने इसमें। नमामि गंगे में 2,400 करोड़ है, जिसमें 20% इंक्रीज किया है। अटल भूजल योजना है 1,780 करोड़, 197% हमने इंक्रीज करने का काम किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आज हम जल जीवन मिशन में हर घर के टैप के लिए 195% पिछले साल की तुलना में बजट इंक्रीज किया है, अटल भूजल योजना में हमने 197% इंक्रीज किया, इसी तरह से हर विभाग में। तो स्वाभाविक है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज देश में पूरा देश हमेशा याद करता है कि अगर गंगा अवतरित हुई भारत में या धरती पे गंगा आई तो हम भागीरथ जी को याद करते हैं कि भागीरथ के प्रयास से आज जिस तरीके से उन्होंने तपस्या किया, नहीं भागीरथ नहीं लाए थे, तो आज उस गंगा के किनारे के रहने वाले अखिलेश जी, और आज उपजाऊ इलाका है। तो जिस तरह से राजा भागीरथ ने अथक तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को धरती पे लाए, वैसे आज हमेशा माना जाएगा कि गंगा अगर आई तो राजा भगीरथ के प्रयास से, और आने वाले दिनों में पूरा देश नहीं दुनिया मानेगा कि भारत के अगर हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा। तो आज निश्चित तौर से एक आधुनिक भागीरथ के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को मानेगा अनुराग जी कि आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जिस तरीके से हर घर को जल, और अभी तक तो एक नारा था कि हर घर को जल, हर खेत को पानी, लेकिन आज अब वो सपना नहीं होगा, वो हर घर को जल, हर खेत को पानी वास्तविकता के धरातल पे उतारने का काम मोदी सरकार करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये केवल पानी की व्यवस्था नहीं है, ये विकास की धारा है, और जो मोदी जी की दूरदृष्टि है, संकल्प है। और जब आधुनिक भारत में जब इस जल के क्रांति की बात होगी, और जैसा अभी हमारे राजस्थान के साथियों ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इसमें भी 26 नदियों को जोड़ने की बात की गई, 26 नदियों को जोड़ने की बात। और मैं बताता हूं, अभी 26 नदियों को जोड़ करके 13 जिले, झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा और करौली, उसमें इन आप सुन, नदियों को जोड़ने की बात है। आदरणीय कांग्रेस यूपीए की सरकार में जयराम रमेश जी थे, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नदियों को जोड़ने की बात कही, फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई। गौरव जी आप सहमत हो जाएंगे कि उस समय यूपीए 2 में कभी भी नदियों को जोड़ने की परियोजना को गंभीरता से लिया नहीं, और उस समय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि ये नदियों को जोड़ना विनाशकारी होगा, जबकि ये नदियों की परियोजना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना 161 साल पुरानी है, 161 साल। मैं कहना चाहता हूं, जब सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन हुए, सर आर्थर कॉटन ने 1858 में कहा था कि अगर इस देश में जहां किसी नदी में जल ज्यादा है, किसी नदी में कम है, तो उन दोनों नदियों को लिंक से जोड़ा जाए, नहर से आवागमन भी होगा। उस समय न इतनी सड़कें थी, न रेल थी, और व्यापार भी बढ़ेगा। तो उस समय 161 साल पहले जब ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने कहा कि नदियों की जोड़ने की परियोजना हो, लेकिन आजाद हुआ देश की आजादी के बाद इतने वर्षों में सरकार में रहने के बाद भी आज कभी भी उस योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास नहीं हुआ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया केन बेतवा को, उसके बाद फिर कांग्रेस यूपीए की सरकार आई,
फिर ठंडे बस्ते में चला गया। और जैसा मैंने कहा, और जबकि जल समस्या हो, सूखे की स्थिति हो, और 2014 में सरकार में नहीं आए थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बिहार के पटना में ही कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जो नदियों की जोड़ने की अटल जी का सपना है वही हमारी सरकार का सपना होगा, और आज वो काम शुरू हो गया। और आज सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने 14 में ही 23 सितंबर को एक जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक विशेष समिति का गठन किया, और विशेष समिति में फिर अप्रैल 2015 में एक स्वतंत्र कार्यबल का गठन किया, और कार्यबल का गठन करने के बाद ये तय हुआ कि हम इंटरलिंकिंग करेंगे, और इसी से उन्होंने इस काम को शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी की योजना थी, मोदी सरकार की, उसमें इसको केवल साकार नहीं किया। आज हमने नॉर्थ ईस्ट में भी, ये नहीं कि केवल केन बेतवा की है, आज हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे बड़ी परियोजना कोसी मेची है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट की प्रोजेक्ट है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, 4,900 करोड़ उस पर स्वीकृति कर दिया और उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से साउथ में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई को जोड़ने के लिए उसकी भी योजना स्वीकृत हो गई। तो आज ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। मैं अभी फ्लड मैनेजमेंट की बात करूंगा, तब खीरी, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर की बात करूंगा। अभी आप वाटर मैनेजमेंट की बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय हित का मुद्दा जो जल संकट हो, बाढ़ नियंत्रण हो, कृषि विकास के लिए हो, तो ये सब जोड़ने की चारों तरफ से हमको काम करना होगा। और इस काम को जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आज हम जिस तरह से हमने अपना बजट किया है, उसमें जल जीवन मिशन में हमने जो ग्रामीण हाउस होल्ड को जोड़ने के लिए किया है नल जल से, उसमें 25-26 तक जो हमने 67,000 करोड़ का आवंटन किया है, और जो पिछले साल की तुलना में। और उसका परिणाम देखिए कि आज 21 जनवरी 2025 को, जबकि हम मार्च में इस बजट सेशन में मिल रहे हैं, लेकिन 21 जनवरी 2025 तक 15 करोड़ गरीब परिवारों के, जिनके घरों में कल्पना नहीं थी कि कभी टेप से पानी आएगा, वो घड़ा भरने जाते थे किसी कुएं पे, कहीं किसी नल पे, आज 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, जो देश के 80% लोग हैं, उनके घरों के कनेक्शन नरेंद्र मोदी की सरकार में जुड़ चुका है FHTC के माध्यम से। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये ग्रामीण जल सुरक्षा में क्रांति है। और योजना की शुरुआत में 6 वर्षों में हमने कितना किया, और सरकार ने पिछले 7 दशक में कितना किया। पिछले 7 दशक को अगर हम जोड़ लें